गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सामान्य अध्ययन में सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी में। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। इसी के साथ संविधान हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में आपको विज्ञान पर्यावरण इनके भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक और आज का पहला सवाल देखिए। 30 मार्च 2021 को किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? इस साल की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन बी। इनको साल 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान को देने वाली संस्था का नाम है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये। और अगर आप 2019 के सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये वासुदेव मोही को दिया गया था उनकी रचना चेकबुक के लिए। तो 2020 के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को याद रखेंगे हम। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस साल की गई थी? जो कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1800 में। याद रखिएगा, वर्ष 1800 में स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की। और उस समय इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? वेलेज़ली के द्वारा। तो इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? वेलेज़ली था। और इसका टाइम पीरियड आप जानते हैं 1798 से लेकर 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा। तो ऐसे भी पूछता है कि किसके टाइम पीरियड में या किसके शासनकाल में कौन सा गवर्नर जनरल था जिस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये वेलेज़ली था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू की गई थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसका जो जन्मदाता है वो माना जाता है टॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को। तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है सर टॉमस मुनरो को। और इसके अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश लैंड था भारत में वो 51% हिस्सा कवर करता था ये। तो एक सवाल आता है कि अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये कहाँ पर लागू की थी? तो याद रखिएगा, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है ये भी। तो जो चार्ल्स मेटकॉफ था इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है समाचार पत्र का मुक्तिदाता, क्योंकि इससे पहले भारतीय समाचार पत्रों के छपने पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसने जो है एक तरीके से इस बैन को हटाया था। तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता, इसी ने भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटाया था। ऑप्शन सी रहेगा। इसका कार्यकाल पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का ही था, 1835 से 36। भारत के किस वायसराय को भारत का रक्षक कहा जाता है? तो ये सवाल भी पूछा हुआ आपसे परीक्षा में। तो इनका नाम है, ये कौन है? ये है जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस को कहा जाता है भारत का रक्षक। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है फ्रेम किए जाते हैं बहुत आसानी से। जैसे हम यहाँ पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? कौन थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1897 ईस्वी में। बेलूर में की गई थी। बेलूर कहाँ पर है? ये कलकत्ता में की। और इस समय जो वायसराय था वो एल्गिन द्वितीय हुआ करता था, जिसका टाइम पीरियड था वो था, एल्गिन द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो 1894 से 98 तक था।
तो इसी टाइम पीरियड में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे इस सवाल में, यहाँ पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय। इसका जन्मदाता जो माना जाता है वो मुनरो को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था इसको, उस वक्त ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल देखोगे आप, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग का था, ठीक है। इस सवाल का आंसर जो होगा कार्यकाल में आप हेस्टिंग लगाएंगे, और जब आपसे पूछेगा जन्मदाता तब आप वो टॉमस मुनरो को करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो, इसको भी याद रखेंगे, 1813 से लेकर 23 तक था ये, और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये 1820 में लागू की गई थी, 1820 में। तो ये भी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है आपको। लागू किसके द्वारा की गई थी? टॉमस मुनरो के द्वारा। कार्यकाल किसका चल रहा था? लॉर्ड हेस्टिंग का। इतना सा और ऐड करना है आपको। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, मोपला विद्रोह किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? मोपला विद्रोह एक्चुअली हुआ था साल 1921 में, और ये वर्ष चल रहा है 2021। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मोपला विद्रोह के 100 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, यानी उन वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। तो केरल के जो मालाबार क्षेत्र है, यहीं पर जो वरियाम कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ जो मोपला विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था। कहाँ से शुरू हुआ था ये? केरला से। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण देश में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने जो है ये कसम खाई थी कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहली बार तो ये सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन सी रहेगा सही। भारत किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा या भारत किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और अशोक की पहचान पियदस्सी के नाम से की? हमारे देश में जो अभिलेख मिलते हैं सबसे पुराने वो अशोक के मिलते हैं, और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों पर जो लिपि लिखी हुई थी उसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने, और ये वर्ष था 1837। इस वर्ष जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के अभिलेख लिखे हुए थे जिस लिपि में, और उसी में अशोक को कहा गया था देवनाम पियदस्सी। किसकी अध्यक्षता में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था? देखिए इस प्रश्न को अगर आप देखें, किसकी अध्यक्षता में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसको बोलते हैं ARC का गठन, पहले ARC का गठन कब किया गया था? डेट है 5 जनवरी 1966, और इस दिन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाने की वजह से इनकी जगह पर जो है के हनुमंतैया को अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवादों से निपटने के उपबंध किए गए हैं? अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न आपने शायद कम ही देखा होगा, है ना। तो जो इंटर स्टेट जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं, राज्यों के बीच में, जो जैसे नदियों का जल होता है ना, नदियों का जल, नदी घाटी, उसके जल या उसके प्रयोग को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके कंट्रोल को लेकर जो भी डिस्प्यूट होंगे उनका निर्णय या न्याय जो है वो आर्टिकल 262 में बताया गया है, आर्टिकल 262। और इसमें जो है किसके पास ये सारा अधिकार होता है इस पर कानून बनाने का? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हैं उनसे निपटने के लिए संसद जो है इस पर कानून बनाती है। तो संसद ने जो है 2 कानून बनाए हैं इसमें, एक तो है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, दूसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। दोनों को याद रखिएगा, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट।
संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें से लागू सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? जो आर्टिकल 352 है, इसके तहत राष्ट्रपति युद्ध की कंडीशन में बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। इस अधिनियम के तहत ही आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से रिप्लेस किया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस को जो है आर्म रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया था। तो इसका आंसर कर सकते हैं आप 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। भोपाल गैस ट्रेजेडी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना 1984 में घटित हुई थी। हाँ, ये बात सही है। और ये घटना मिथाइल आइसोसाइनेट यानी इसको हम MIC मिक भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव के कारण हुई थी। हाँ, तो यूनियन कार्बाइड का एक भोपाल है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड कंपनी है जो कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाती है। उसमें 3 दिसंबर की रात में जो है एक टैंक लीकेज हो जाता है जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट भरी हुई थी। ये विषैली गैस थी। ये इसके रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की वहाँ मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये दोनों सही हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, ये भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो इस नहीं शब्द को यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे ये सही हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? दोनों ही ठीक है। सोने और चांदी के निष्कर्षण में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए सिंपल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर में जो जितने भी हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें एक तो होता है फैट और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। तो मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा मिलती है, ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के पश्चात ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, ऐसा होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, खाने की जटिल संरचना होती है एक तरीके से। ठीक है, उस खाने को हमारे माउथ से जब वो नीचे स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचता है हमारी, तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। जो पाचन के दौरान हमारे भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं वो निकाल लिए जाते हैं। जैसे उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वो सब एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। और इनका जब पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट को जब पचाया जाता है शरीर के द्वारा, और पचने के बाद में जो उसकी अंतिम प्रोडक्ट बचता है कार्बोहाइड्रेट का, वो ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है ये। तो इसके दोनों ठीक हो जाएंगे आपके, 1 और 2 दोनों सही हैं। जो अफीम होता है, अफीम में मॉर्फिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अफीम का जो पौधा होता है, अफीम का जब पौधा होता है उसमें जो दूध टाइप निकलता है वाइट कलर का लिक्विड, इसको बोलते हैं हेडेक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हेडेक्स। और इसमें जो मॉर्फिन होती है, अफीम में 12% तक जो है मॉर्फिन पाई जाती है। और इसी का इस्तेमाल मॉर्फिन का करते हैं हेरोइन बनाने में, जो ड्रग होते हैं। 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जो होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला अगर सेम होता है तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका एटॉमिक जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, और लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो ये समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं, इनको बोलते हैं आइसोमर्स। जब कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण अपूर्ण रूप से जलता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को या कार्बन को जब जलाया जाता है, या कार्बन के परमाणु को जलाया जाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, और जब कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलता है या अधूरा जलता है, तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन ए कर लेंगे इसका सही आंसर। देखो, कंप्लीट कंबशन जब होगा
ये तो है इनकम्प्लीट कंबशन। जब कंप्लीट कंबशन होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं, इसके द्वारा कौन से हार्मोन रिसावित होते हैं? जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं, ये अग्नाशय का यानी पैनक्रियास का ही एक हिस्सा होती हैं। इसमें 3 से 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, गामा सेल्स होते हैं और एफ सेल्स होते हैं। और जो इसमें बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, इंसुलिन हार्मोन। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको और इसमें बताना है जो स्टडी होती है, जैसे मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला देखेंगे ईथोलॉजी। ईथोलॉजी को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ये भी याद होना ज़रूरी है आपको। ईथोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है? जो एनिमल होते हैं, एनिमल का अगर आप बिहेवियर का स्टडी करते हैं, उसका जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो वो ईथोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। जो बायोकेमिस्ट्री है वो जीव शरीर की ऑर्गेनिजम्स की जो केमिकल संरचना है, उसकी केमिकल फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करती है बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट देखिए एरेक्नोलॉजी। जो एरेक्नोलॉजी है ये होती है आपकी स्पाइडर की स्टडी, मकड़ियों का अध्ययन होता है ये एरेक्नोलॉजी। और जो बचा है एंटेमोलॉजी, इसको आप जान ही रहे हैं, ये कीट पतंगों का यानी इंसेक्ट का स्टडी होता है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित होता है? जो नील हरित शैवाल है ये मोनेरा जगत से बिलोंग करता है। जो मोनेरा किंगडम है इससे बिलोंग करता है ये। इसके अंतर्गत जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो आएंगे, बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब। निद्रा रोग जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो निद्रा रोग है ये है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोग किसके द्वारा संक्रमित होता है? हम बात करें जो ट्रिपेनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ है और इसकी वजह से निद्रा यानी स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो ये एक पैरासाइट है, परजीवी है ये, जो सीसी मक्खी होती हैं, है ना, सीसी मक्खी जो होती है इसके शरीर पर रहता है ये। और इन मक्खियों के काटने से ये इस तरह से जीवाणु जो है शरीर में एक तरीके से पेन और कमज़ोरी जो है फील कराता है हमें। तो दिन भर में नींद आती है, बोझिल जैसा लगता है एकदम। तो ये क्या है? ये फ्लाई है, इसका वाहक पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सीसी फ्लाई है, सीसी मक्खी। वायरस किससे मिलकर के बने होते हैं? तो जो वायरस होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। जो मशरूम है ये क्या है इनमें से? मशरूम का उपयोग जो करते हैं हम खाने में करते हैं सब्ज़ी के रूप में इसका, तो एक फंगस होता है, ये कवक है। पक्षियों के बारे में अध्ययन करने वाले जो विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? तो पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, और जो वैज्ञानिक इसकी स्टडी करते हैं वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। डेंड्रोलॉजी में जो वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में अभी जस्ट डिस्कस किया है, पक्षियों का अध्ययन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गाजर के रंग का निर्धारण कैरोटीन के कारण होता है। तो जो कैरेट होती हैं, गाजर होती हैं, उनके रंग का निर्धारण एक तरीके से लाइकोपीन का ही फॉर्म होता है, जो कैरोटीन का ही फॉर्म होता है लाइकोपीन, तो ये इसी के कारण होता है, ठीक है। चुकंदर का रंग का निर्धारण जो है किसके कारण होता है? तो चुकंदर का जो रंग का निर्धारण है विटामिन की उपस्थिति के कारण, टमाटर का रंग जो है लाइकोपीन के कारण। ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। जो केंद्रक कोशिका का जो न्यूक्लियस है, कोशिका यानी सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए जो हमारी सेल होती है, हमारे शरीर, आप जानते हैं जो जीव होते हैं उस सभी जीवों का शरीर जो मिलकर के बना होता है वो सेल से, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और इसी कोशिका में इस कोशिका का एक अंग होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये प्रश्न में पूछा हुआ है कि केंद्रक की आविष्कार या खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड किसने किया था इसको? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है।
कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? एक तरीके से ये केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है हमारे सेल्स में। क्यों कहा जाता है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन की कंट्रोल हमारी बॉडी कंट्रोल में आती है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए कोशिका का मस्तिष्क इसको बोला जाता है। अब कहेंगे इसमें से कोशिका का मस्तिष्क कौन सा है? तो देखिए सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये मैनेजमेंट का काम है इसका, ठीक है। तो जो सेल के जितने भी कार्य होंगे वो सब किसके द्वारा होंगे? न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है यानी मैनेज कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी का जो मरुस्थल है ये एक्चुअली चाइना में और मंगोलिया में है। तो ये चाइना कहाँ पर आता है? एशिया में। आंसर हो जाएगा एशिया। नाफूद इनमें से क्या है? जो नाफूद है, नाफूद किसे कहा जाता है? तो जो सऊदी अरबिया के मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट होते हैं, उसमें नाफूद है और हमद। तो ये क्या है? एक मरुस्थल है। कहाँ का मरुस्थल है ये? सऊदी अरेबिया का। जो हवाई आइलैंड है, जो हवाई द्वीप है, वो किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना है, तो ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ संधियाँ दी गई हैं आपको, स्ट्रेट दी गई हैं, कनेक्ट करना है आपको। सबसे पहले देखिए जो डोबर स्ट्रेट है, डोबर जल संधि किस किस के बीच में है? जो एक इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल और जो नॉर्थ सी के बीच में है। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी कहाँ पर हैं? ये है इंग्लैंड और फ्रांस में, इंग्लैंड और फ्रांस में। और आप देखिए जो जिब्राल्टर संधि है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। तो जिब्राल्टर का हो गया। जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा की जो संधि है, ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन यानी अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। हडसन की जो जल संधि है, ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक ओशन के बीच में है, यानी ये कनाडा में है। तो ये आप ऐसे मैच कर सकते हैं। टीटीकाका लेक किन 2 देशों की बाउंड्री पर स्थित है? टीटीकाका लेक जो बाउंड्री बनाती है वो एक तरीके से पेरू और जो बोलीविया है, इन 2 कंट्रीज़ के बीच में बनाती है। यूरोप की जो यूराल नदी है और जो वोल्गा रिवर है, ये किस झील में जाकर गिर जाती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं, ऑप्शन ए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अमेरिका के किन 2 देशों के बीच में स्थित है? मीठे पानी की झील की अगर आप बात करोगे, फ्रेश वाटर लेक जो विश्व की सबसे बड़ी लेक है वो लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील बोलते हैं इसको, लेक सुपीरियर। तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? तो ये अच्छा सवाल है। तो देखिए इसमें जो माही रिवर है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक जगह तो काटती है मध्य प्रदेश में, दूसरी जगह ये एंटर करती है गुजरात में, तो वहाँ कट करती है। सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच ये किस देश में स्थित है? जो मैरियाना ट्रेंच है वो फिलीपींस में है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में जो फिलीपींस है यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चावल के धुलने पर विटामिन बी नष्ट हो जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप। एक्चुअली विटामिन B1 है ये। तो चावल को जब आप धोते हैं तो उसमें विटामिन बी उसका नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसकी ऊपरी परत से भी जो है विटामिन B1 ख़त्म हो जाता है। तो ये बात तो सही है। गोल्डन धान में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? विटामिन, यहाँ बी बताया हुआ है, जबकि उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है। तो इसमें एक ही सही है, केवल एक। जादूगोड़ा की खान किस राज्य में है? तो जादूगोड़ा की खान है ये झारखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पेरिस में है। हाल ही में किससे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो NGT है,
इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपसे परीक्षाओं में। इसकी स्थापना जो है एक तरीके से पर्यावरण बचाव के लिए, वन संरक्षण के लिए या प्राकृतिक संसाधनों से जो पर्यावरण संबंधित किसी भी कानून के लिए वो अगर कोई क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उससे संबंधित कानून भी ये बनाता है और फाइन भी इम्पोज करता है संस्थाओं, इंडिविजुअल्स पर। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम यहीं तक क्वेश्चंस को रहने देंगे और आज होगा शाम में आपके लिए जो हिस्ट्री है प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास से पहला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करना शुरू करेंगे अब हम। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।